हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामो अलैकुम आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 18 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 5 जिलों के लाभुक आज पहुंचेंगे रांची। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश के लिए बनाए गए 3 गेट। इस महत्वपूर्ण आयोजन के स्थल का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बख्शी और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष गुप्ता और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय भी उपस्थित थीं। आयोजन के लिए स्थल पर 3 लाख वर्ग फीट में लाभुकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें 5 जिलों के लाभुक शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग इनक्लोजर बनाए गए हैं, जहां लाभुक अपनी सुविधा के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे। पानी, भोजन, पार्किंग और मीडिया के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रवेश के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा के मद्देनजर 3 गेट स्थापित किए गए हैं, जहां मेटल डिटेक्टर से सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 से अधिक दंडाधिकारी और 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। लाभुकों को लेकर आने वाली बसों के लिए रूट निर्धारित कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से बचा जा सके। प्रखंड विकास पदाधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगंतुकों को रिंग रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि शहर के ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य संपादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तत्परता से करना चाहिए, और उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगा। 11 मोबाइल, 14 फर्जी सिम और 1 बाइक के साथ 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी के निर्देश पर गठित छापेमारी दल ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना मैदान के पास से 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद किया गया है। पूरे मामले का खुलासा मंगलवार को एसपी एहतेशाम वकारीब ने प्रेस वार्ता कर किया। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी बेना मैदान के पास जमा होकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने तत्काल साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम की अगुवाई में टीम गठित की, जिसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, इंस्पेक्टर जयंत तिर्की सहित सशस्त्र बल को शामिल करते हुए जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना मैदान के पास छापेमारी करवाया। मौके से शातिर साइबर अपराधी सकीम अंसारी, हकीम अंसारी, शाहरुख अंसारी, सरफराज अंसारी तथा गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया कि यह सभी साइबर अपराधी नियर बाय ऐप्स से फोन पे पर 1000 का कैशबैक का मैसेज भेजते थे तथा ग्राहक एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। ग्राहक के एक्सेप्ट करते ही नियर बाय ऐप में पैसे आ जाता था। उन पैसों से यह साइबर अपराधी ऑनलाइन खरीदारी करते थे। फिलहाल साइबर अपराधियों से बरामद मोबाइल और सिम की जांच की जा रही है। सभी साइबर अपराधियों का मेडिकल जांच कराकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक का अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 11 मोबाइल, 14 फर्जी सिम और 1 बाइक के साथ 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी के निर्देश पर गठित छापेमारी दल ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना मैदान के पास से 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद किया गया है।
पूरे मामले का खुलासा मंगलवार को एसपी एहतेशाम वकारीब ने प्रेस वार्ता कर किया। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी बेना मैदान के पास जमा होकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने तत्काल साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम की अगुवाई में टीम गठित की, जिसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, इंस्पेक्टर जयंत तिर्की सहित सशस्त्र बल को शामिल करते हुए जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना मैदान के पास छापेमारी करवाया। मौके से शातिर साइबर अपराधी सकीम अंसारी, हकीम अंसारी, शाहरुख अंसारी, सरफराज अंसारी तथा गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और एक बाइक बरामद किया गया है। एएसपी ने बताया कि यह सभी साइबर अपराधी नियर बाय ऐप्स से फोनपे पर 1000 का कैशबैक का मैसेज भेजते थे तथा ग्राहक एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। ग्राहक के एक्सेप्ट करते ही नियर बाय ऐप में पैसे आ जाता था। उन पैसों से यह साइबर अपराधी ऑनलाइन खरीदारी करते थे। फिलहाल साइबर अपराधियों से बरामद मोबाइल और सिम की जांच की जा रही है। सभी साइबर अपराधियों का मेडिकल जांच कराकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक का अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 15 नवंबर से। पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को जिले में सफलतापूर्वक आयोजन कराने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाए एवं अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, इस पर चर्चा की। बैठक में डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस अभियान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लेने की बात कही। अलग अलग पदाधिकारी को अलग अलग टास्क सौंपा। उन्होंने कहा कि शिविर में जो भी आवेदन आएंगे उसे संबंधित पदाधिकारी सक्रिय होकर एड्रेस करें तो हम अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकेंगे। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य प्रक्षेत्र की योजनाएं, कहां विशेष ध्यान रखना है, ऑन द स्पॉट कौन सी शिकायतों का निवारण किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया। बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सभी बीडीओ, सीओ समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अभियान के दौरान प्रतिदिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में कम से कम 4-5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नया राशन कार्ड के लिए आवेदन लिया जाएगा। स्वीकृत राशन कार्ड दिए जाएंगे। राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण, पेंशन लाभ, मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड, हरिया बेचने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें फुलो जानो आशीर्वाद योजना से जोड़ना है। वहीं धोती साड़ी का वितरण व कंबल वितरण भी किया जाएगा। अबुआ आवास के तहत नए आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर निबंधन, लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन, लगान रसीद निर्गत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन लेने जैसे कार्य किए जाएंगे। वहीं पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड भी निर्गत किया जाएगा। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगाया कैंप, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने हेतु संकलन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को दारू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता के द्वारा संकलन कैंप लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। दारू प्रखंड के जिन्हंगा पंचायत, ग्राम महेशरा, रामदेव खारिका, गोपोला एवं पेटो में संकलन कैंप का आयोजन किया गया। उक्त जगहों पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने हेतु संकल्प कैंप में भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर भाजपा नेत्री ने ग्रामीणों को संबोधित कर कहा कि जन जन तक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु संकल्पबद्ध हूं। सदर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और आपके हरेक सुख दुख में साथ खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प कैंप के माध्यम से
सैकड़ों जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री योजनाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कई कारीगरों को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्य किया गया है। मौके पर बसंत नारायण, इंद्रदेव कुशवाहा, सुरेश साव, सन रंजन प्रसाद, किशुन प्रसाद, अर्जुन साव, मनोज पांडे, राहुल पांडे सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उपायुक्त ने किया विधिवत शुभारंभ। जामताड़ा में मंगलवार को जिले के आउटडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कुमुद सहाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेम्ब्रम एवं अन्य के द्वारा किया गया। आयोजित खेल प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। वहीं मशाल प्रज्वलित कर विभिन्न खिलाड़ी टीमों ने मैदान का चक्कर लगाया। इसके अलावा शपथ भी दिलाया गया। उपायुक्त ने इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, खेल को खेल भावना से खेलना है, हार जीत ये सब सोचकर नहीं खेलें। आप लोग बहुत मेहनत करके प्रखंड से जिला स्तर पर आज खेल रहे हैं, यहां से सफल होकर प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खेलो झारखंड के माध्यम से वैसे बच्चे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाले बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए यह एक बेहतर मौका है। आप लोग पूरे जोश और होश से खेलें ताकि जिले का नाम रोशन हो सके। कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ जामताड़ा बल्कि राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। वहीं बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजन से अनुशासन और खेल भावना का विकास होता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेम्ब्रम ने बताया कि इस प्रतियोगिता का समापन 5 सितंबर को होगा। इस दौरान मुख्य रूप से एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस आदि प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर से चयनित खिलाड़ी प्रमंडल स्तर एवं प्रमंडल से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड स्तरीय संबंधित अधिकारी के अलावा विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ी आदि मौजूद रहे। कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बनाकर छिपा रखा था 500 पेटी अवैध शराब उत्पाद विभाग ने पकड़ा। हजारीबाग उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के पद्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर से अवैध शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने एक कंटेनर को जब्त किया। काफी तहकीकात करने के बाद उस कंटेनर के अंदर में एक और कंटेनर पाया गया। जांच करने पर उसके अंदर बनाए गए कंटेनर में अवैध शराब की लगभग 500 पेटियां बरामद की गईं। कंटेनर के बाहर में किसी को पता न चले, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तथा चिप्स कुरकुरे के बड़े बड़े डब्बे रखे गए थे। सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा कि इस तरह के काम में शामिल लोगों पर उत्पाद विभाग आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। हजारीबाग में कोयला माफिया का खेल, चंदन और आरशी पर वसूली के आरोप। हजारीबाग जिले में कोयला कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध कोयले के कारोबार में कमी आई थी, लेकिन हाल ही में चरही थाना क्षेत्र से प्रतिदिन कई अवैध कोयला गाड़ियों के निकलने की खबरें आ रही हैं। इस मामले में चंदन और आरशी नामक 2 लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि वे इन गाड़ियों से मोटा रुपया वसूल रहे हैं और कोयले का यह काला कारोबार फल फूल रहा है। चंदन और आरशी का नाम अब कोयला वसूली के संदर्भ में सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कोयले की गाड़ियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं और इसे ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग किसके इशारे पर यह कारोबार चला रहे हैं और किसके सह पर यह अवैध गतिविधि संचालित हो रही है। चरही थाना क्षेत्र से अवैध कोयला निकासी की सूचना के बावजूद हजारीबाग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह वही चंदन है जिसका नाम पूर्व पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान भी आया था? यदि चरही थाना क्षेत्र से कोयला निकल रहा है तो हजारीबाग जिले की पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? खुफिया तंत्र और स्थानीय पुलिस की सतर्कता की कमी क्यों है? गाड़ियों की अवैध निकासी की वजह से हजारीबाग के कई थाना क्षेत्रों जैसे मुफस्सिल, कोर्रा, इचाक, पद्मा, बरही और चौपारण से होते हुए कोयला बाहर कैसे पहुंच रहा है?
सवाल यह भी उठता है कि क्या इस खेल में किसी बड़े अधिकारी या राजनेता का हाथ है? पुलिस की कार्यप्रणाली में चूक का आरोप किसके ऊपर है? क्या वसूली के पैसों का चढ़ावा थानों तक पहुंच रहा है, जिससे पुलिस की आंखें बंद हो गई हैं? मेडिकाना नर्सिंग होम का अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन रद्द। आतंकी इश्तियाक था सेंटर का ऑनर। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सह जिला प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी राहुल कुमार सिन्हा ने खलारी रोड स्थित मेडिकाना नर्सिंग होम बीजूपाड़ा चान्हो का अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश इस आधार पर दिया गया है कि संस्थान के ऑनर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिसके खिलाफ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार भारत सरकार के सुरक्षा तंत्रों द्वारा आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद इस सेंटर में अल्ट्रासाउंड कार्य बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही यूएसजी मशीनों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या स्थानांतरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने यह कदम सुरक्षा और कानूनी दृष्टिकोण से उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके, साथ ही जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। टाटीचरिया के सरकारी स्कूलों में रीडिंग कैंपेन, आधे घंटे तक सभी पढ़ते रहे किताब। हजारीबाग टाटीचरिया प्रखंड के 65 स्कूलों में राज्य के द्वारा चलाए जा रहे रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत रीड अ थॉन गतिविधि का आयोजन किया गया। कैंपेन बीपीएम चंद्रभूषण मिश्रा की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें टाटीचरिया के सभी 65 स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों और अभिभावकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रीड-अ-थॉन गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किताबों के प्रति लगाव बढ़ाना और छोटे बच्चों को मूलभूत साक्षरता में निपुण बनाना है। इस विशेष अभियान के तहत सभी प्रतिभागियों ने 11 बजे से 11:30 बजे तक अपने सभी कार्य छोड़कर केवल किताबें पढ़ीं। इससे बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत बनेगी। कार्यक्रम में रूम टू रीड संस्था से राम प्रसाद दास, सीआरपी सुरेश राम, दयाल प्रसाद, अरुण दयाल, नवीन कुमार और बीआरपी सुबोधकांत वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दिया। दारू में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा रूम 2 के सहयोग से सब पढ़ें, मेक रूम फॉर अर्ली लर्निंग रीडिंग कैंपेन 2024 झारखंड कार्यक्रम का आयोजन 29 अगस्त से 9 सितंबर तक किया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार के रीडिंग कैंपेन वाहन का आगमन प्रखंड संसाधन केंद्र दारू में हुआ। इस वाहन को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जवाहर प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी हारून रशीद, थाना प्रभारी सफीक खान, 20 सूत्री अध्यक्ष शशि मोहन सिंह, जिला परिषद सदस्य गीता देवी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष कैलाश पतिदेव, कोडरमा लोकसभा संसद प्रतिनिधि मिठू रविदास, बलदेव बाबू, महेंद्र नारायण बीआरपी, सीआरपी, रूम टू रीड से एकता कुमारी, शिक्षक पप्पू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को उजागर करना और छात्रों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों में पढ़ने की आदत को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंपेन में एमएस बालक विद्यालय दारू के बच्चों ने भाग लिया। हजारीबाग कोर्ट परिसर में घुस गए हथियार के साथ अपराधी। देखें फिर क्या हुआ। हजारीबाग कोर्ट परिसर में मंगलवार को अचानक हथियारबंद अपराधी घुस गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और अपराधियों को धर दबोचा। बता दें कि हजारीबाग कोर्ट में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही आपातकालीन सेवाओं का परीक्षण किया गया। यह मॉक ड्रिल मंगलवार को दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक चला। मॉक ड्रिल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग के निर्देशन में हुआ। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के आदेश पर पुलिस उपाधीक्षक सीसीआर की अगुवाई में एक विशेष टीम ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल की शुरुआत कोर्ट परिसर में अचानक हथियारबंद अपराध कर्मियों के घुसने की सूचना से हुई।
इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पूरे परिसर में सर्च अभियान चलाया। जिला पुलिस बल, विशेष शाखा और डॉग स्क्वाड की मदद से 2 छद्म अपराधियों को पहचान कर पकड़ा गया। डॉग स्क्वाड की मदद ने इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण करना और सुरक्षा खामियों की पहचान करना था। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और ठोस पहल की तैयारी भी इस ड्रिल का हिस्सा थी। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस टीम ने अपनी तत्परता और सतर्कता का परिचय दिया। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया और सुरक्षा बिंदुओं की खामियों को चिन्हित किया गया। इस ड्रिल के निष्कर्षों के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के उपाय किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग ने मॉक ड्रिल में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की और भविष्य में नियमित रूप से इस तरह के मॉक ड्रिल आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हजारीबाग जिला पुलिस द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और पुलिस बल की तत्परता, सतर्कता और समर्पण को प्रदर्शित किया है। सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी 6 से 8 सितंबर 2024 तक रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एंट्री फ्री होगी। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय जनसमुदाय और युवाओं के साथ सशस्त्र बलों के संबंधों को मजबूत करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना है। यह प्रदर्शनी सभी के लिए खुली रहेगी। लोगों को सेना की कार्यप्रणाली, आधुनिक उपकरणों और उनकी भूमिका को समझने का मौका मिलेगा। इसमें आर्मी बैंड्स, विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और युवाओं के लिए प्रेरणादायक स्टॉल भी होंगे, जहां उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रक्रिया और अवसरों के बारे में जानकारी मिलेगी। डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल शो के अलावा और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी में खास होगा। 6 सितंबर को सुबह 9 बजे मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शनी शुरू होगी। इसमें नागरिक, सैन्य अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने और सेना के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक होगा। स्थान और समय: स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, झारखंड। तारीख 6 से 8 सितंबर 2024। समय प्रदर्शनी हर दिन प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। ये होंगे प्रमुख आकर्षण: सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी, नवीनतम सैन्य हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन, डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल शो, रोमांचक मोटरसाइकिल स्टंट और प्रदर्शन, डॉग शो, प्रशिक्षित सैन्य कुत्तों की अद्वितीय क्षमताओं का प्रदर्शन, एरियल डिस्प्ले, ऊंचाई से सैन्य ड्रोन और विमान के प्रदर्शन, हॉट एयर बैलूनिंग, आकाश में उड़ान का रोमांचक अनुभव, मार्शल डांस और सांस्कृतिक गतिविधियां, कलारीपेट्टू, मल्लखंभ, भांगड़ा और अन्य मार्शल आर्ट्स प्रस्तुति। बिल्डर से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, अमन साहू के नाम पर भेजा व्हाट्सएप मैसेज। राजधानी के एक बिल्डर से 1 करोड़ रंगदारी मांगी गई है। यह लेवी कुख्यात अमन साहू के नाम पर मांगी है। पीड़ित ईश्वर आनंद सेल सिटी का रहने वाला है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस मामले में पीड़ित ने सोमवार को जगरनाथपुर थाना में लिखित शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पहाड़ी मंदिर के संरक्षण को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र। जाने क्या कहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के संरक्षण और अतिक्रमण मुक्त घेराबंदी की मांग की है। इस पत्र में मंत्री ने पहाड़ी मंदिर को भारत की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए इसे बचाने की अपील की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि रांची का पहाड़ी मंदिर केवल धार्मिक महत्व का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस स्थल पर भगवान शिव का वास है और यह आदिवासी समुदाय के लिए भी पवित्र स्थान है। इसके अलावा यह स्थल स्वतंत्रता सेनानियों के फांसी की सजा की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान में इस पहाड़ी की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। झारखंड के प्रमुख पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी की रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहाड़ी हिमालय से भी पुरानी है और भुरभुरी मिट्टी पर स्थित है,
जिससे इसके ढंसने का खतरा बना हुआ है। हाल ही में इस पहाड़ी के चारों ओर अवैध अतिक्रमण की घटनाओं ने इसके पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को खतरे में डाल दिया है। संजय सेठ ने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पहाड़ी के चारों ओर से अतिक्रमण हटाया जाए और पतरातू घाटी क्षेत्र की तर्ज पर मजबूत घेराबंदी की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि लोहे के जाल या बाड़े के माध्यम से इसे सुरक्षित किया जाए ताकि इसके ढंसने का खतरा कम हो सके और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बरकरार रहे। शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी को मिली बेल। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शराब घोटाला के आरोपी योगेंद्र तिवारी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने हाल ही में योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि योगेंद्र तिवारी ने बालू की तस्करी और अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री से अर्जित आय को शराब के कारोबार में निवेश किया था। मामले में ईडी ने 8/2023 के तहत मामला दर्ज किया था। 19 अक्टूबर 2023 को ईडी ने पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिनों तक रिमांड पर रखा था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। योगेंद्र तिवारी ने पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर प्राप्त किया था। दुमका में 13 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोमवार देर शाम महादलित समाज की दिव्यांग लड़की अपने घर के बाहर बैठी थी जब पश्चिम बंगाल के मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र का निवासी सतीश हांसदा अपनी रिश्तेदारी के सिलसिले में पीड़िता के गांव आया हुआ था। सतीश ने लड़की को सुनसान जगह पर खींचकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के चीखने पर उसके परिवार वाले और ग्रामीण एकत्रित हो गए और सतीश को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी हरिप्रसाद शाह ने बताया कि आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है और स्थानीय रिश्तेदार के घर आया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जा रहा है, जबकि आरोपी को स्थानीय अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। ऑपरेशन सतर्क, आरपीएफ रांची ने भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की। रांची रेलवे स्टेशन पर सोमवार को आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 121 बोतल अवैध शराब जब्त की और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रांची मंडल में आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार रांची पोस्ट के निरीक्षक डी शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में मौजूद 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इनकी तलाशी लेने पर 4 बड़ी ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग में छिपाकर रखी गई 121 बोतल शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,52,250 रुपये आंकी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान बिहार के पटना निवासी रविशंकर कुमार और भोजपुर निवासी मनीष कुमार के रूप में की। उन्होंने बताया कि ये शराब की बोतलें रांची से खरीदी गई थीं और इन्हें ट्रेन नंबर 18640 से बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी। आरपीएफ की टीम ने मौके पर ही शराब की बोतलों को जब्त कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में निरीक्षक डी शर्मा के साथ आरपीएफ पोस्ट रांची के एसआई सूरज पांडे, एसआई सोहन लाल, स्टाफ बबलू महतो, डीके सिन्हा, एम अंसारी, अफरोज आलम, संजय यादव और एसपी रॉय शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों और जब्त शराब को 03 सितंबर 2024 को आबकारी विभाग रांची के सुपुर्द किया गया। पोटका विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर चंपाई सोरेन, बोले लोगों का मिल रहा प्यार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के बाद मंगलवार को पोटका विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंपई सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। चंपई सोरेन ने अपने दौरे के दौरान कहा कि वे कोल्हान क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं, जहां उन्हें लोगों और कार्यकर्ताओं का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। पोटका विधानसभा के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गंभीर रूप ले चुका है और यह राज्य का एक अहम मुद्दा बन गया है। चंपई सोरेन ने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही संथाल परगना का दौरा करेंगे। वन विभाग में नौकरी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, फर्जी ट्रेनिंग के बाद थमाए फर्जी आईडी कार्ड। चतरा वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी अवधेश तिवारी पर वनरक्षी के पद पर भर्ती के नाम पर 17 युवकों से ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला जमुआ थाना क्षेत्र का है, जहां युवकों को आईएफएस अधिकारी साकिब आलम से सिमरिया रेस्ट हाउस में मिलवाकर फर्जी ट्रेनिंग और आईडी कार्ड बनाकर प्रत्येक व्यक्ति से 7 लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। भुक्तभोगी पंकज कुमार ने बताया कि अवधेश तिवारी ने सभी युवकों को सिमरिया रेस्ट हाउस ले जाकर आईएफएस साकिब आलम से मुलाकात करवाई। इसके बाद पैसे का लेन देन हुआ और वनरक्षी पद के लिए फॉर्म भरवाया गया। युवकों से ओएमआर शीट भरवाने, वर्दी की नापी लेकर सिलवाने और ट्रेनिंग के दौरान जंगल में दौड़ाने जैसी गतिविधियां करवाई गईं। इसके बाद महेश भुइयां के खाते में पैसे जमा कराए गए। युवकों को बताया गया कि उनका नाम चतरा वन विभाग के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही पोस्टिंग लेटर घर भेजा जाएगा। लेकिन पैसे देने के बाद अवधेश तिवारी और अन्य आरोपी गायब हो गए। जब युवकों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने धमकी दी और मारपीट की कोशिश की। इसके बाद सभी पीड़ितों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर वन विभाग के कर्मचारी अवधेश तिवारी ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने युवकों से कहा कि वे साबित करें कि उनकी ट्रेनिंग कहां हुई, पैसा कहां लिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां हुआ। तिवारी ने रेस्ट हाउस और होटल में मिलने के आरोपों को भी खारिज किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि जिस व्यक्ति को युवकों ने पैसे दिए थे उसे उन्होंने भी पैसा दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से यहां मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश एवं देश की राजनीतिक हालात पर चर्चा की। हेमंत सोरेन के साथ इस मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल तथा अन्य नेता भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इन नेताओं ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही सीटों के बंटवारे तथा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा जेएमएम छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं को लेकर भी चर्चा हुई। हेमंत सोरेन दिल्ली में मिलेंगे राहुल से। कौन लड़ेगा कितनी सीटों पर चुनाव, होगा फैसला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर है। झारखंड भवन के उद्घाटन के लिए वह दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वह कांग्रेस के नेता और लीडर अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चूंकि इंडिया गठबंधन के लिए आने वाला विधानसभा चुनौती भरा होगा, वहीं चुनाव में लड़ाई आर पार की होगी। यह देखते हुए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। आगामी चुनावों को देखते हुए झारखंड में राजनीतिक दलों की हलचल भी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ द्वारा कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं। इसे लेकर इंडिया गठबंधन को चिंता होना जाहिर है। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस के अलावा अन्य सहयोगी दल किसी भी हाल में मौका छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ मिलकर काम रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विधानसभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, चूंकि जेएमएम और कांग्रेस अपने गढ़ में किसी को घुसने नहीं देगी। ऐसे में सीटों को लेकर मंथन होगा। रिम्स में मेडिकोज के लिए बनी कमिटी, शिकायतों पर होगी कार्रवाई। राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में
हाल में हुई मारपीट की घटना के बाद रिम्स प्रबंधन ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें सिटी एसपी, होमगार्ड कमांडेंट और एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को रखा गया है। ये लोग मेडिकोज की शिकायतों को प्राथमिकता में रखते हुए कार्रवाई करेंगे। जल्द ही सभी का व्हाट्सएप व संपर्क नंबर जारी कर दिया जाएगा। इससे मेडिकोज किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल इसकी सूचना दे सकेंगे। वहीं प्रबंधन ने मेडिकोज को भी सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हाल में कानून को हाथ में नहीं लेंगे, जिससे कि रिम्स की छवि खराब हो। कुछ दिनों पहले रिम्स में मेडिकोज और होमगार्ड्स के बीच मारपीट की घटना के बाद प्रबंधन ने कमिटी बनाई है। प्रबंधन का कहना है कि अगर घटना की जानकारी पहले मिल जाए तो इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। चूंकि मारपीट की घटना देर रात हुई, हंगामा तो देर शाम को ही हुआ था। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को बाद में मिली, तब तक देर हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। यह देखते हुए नई कमेटी बनाई गई है। शिकायत मिलने पर कमेटी आपसी तालमेल के साथ काम करेगी। इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी हत्या। गिरिडीह में संपत्ति की लालच इंसान को रिश्तों की कद्र भुला देती है। कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में घटित हुआ, जहां एक भाई ने संपत्ति के विवाद में अपने ही सगे भाई की जान ले ली। यह दुखद घटना जमुआ थाना क्षेत्र के बाद्धाडीह गांव की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि चारों भाइयों के बीच मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा किया गया था। इस बंटवारे के बाद मृतक ताजू अंसारी, 40 वर्ष, जो कि बाडाडीह का ही निवासी था और नूरो अंसारी का पुत्र था, अपने हिस्से में दीवार बना रहा था। ताजू के इस कदम से उसके एक भाई और उसकी पत्नी नाराज हो गए। मंगलवार की सुबह जब ताजू शौच के लिए जा रहा था, तभी उसके भाई और भाभी ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल ताजू को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ताजू के परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का कहना है कि यदि नाराजगी थी तो बैठकर बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरह से किसी की जान ले लेना गलत है। परिवार ने हत्या के आरोपी भाई की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वार्ता के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निकली गाड़ियां। रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन वार्ता के साथ खत्म हो गई। निगम के अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारी मंगलवार से काम पर लौट गए। कुछ देर में गाड़ियां वार्डों में कूड़े का उठाव करने के लिए निकल गईं। बता दें कि मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी हड़ताल के कारण लोगों के घरों से कूड़े का उठाव नहीं हुआ। नगर निगम के 2300 से अधिक सफाई कर्मी, वाहन चालक, सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर व अन्य कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इसके बाद पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। शहर के करीब 2,25,000 घरों से कूड़े का उठाव नहीं हुआ। मोहल्लों में कूड़ा उठाने वाले वाहन नहीं गए, जिससे कि लोगों ने सड़क व नालियों में ही कूड़े का ढेर लगा दिया। शहर के 53 वार्ड की सड़कों पर 600 मीट्रिक टन से अधिक कचरा फैला रहा। किसी भी क्षेत्र में न नालियों और न ही सड़कों की सफाई हुई, जबकि पूरे शहर में स्वीपिंग भी नहीं हुई। वहीं हड़ताल के कारण शहर के ड्राई जोन वाले इलाके में जलापूर्ति भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार संघ अजमेर दरगाह में लगाई हाजिरी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाई चादर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी लगाई। सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन करने और कुछ समय विश्राम के बाद सोरेन विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए रवाना हुए। दरगाह में उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश और प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत में सोरेन ने कहा कि वे पहले भी दरगाह शरीफ आते रहे हैं। उन्होंने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज से क्या मांगूं? जो भी मिला है उन्हीं की बदौलत है और जो मिलेगा वह भी उन्हीं के कर्म से होगा।
इस दौरान जब उनसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के बयान के बारे में पूछा गया तो हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि मंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, देश सब देख रहा है और उन्हें जवाब भी दे रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल को उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि वे अभी धार्मिक यात्रा पर हैं। इससे पहले सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। नई दिल्ली में झारखंड भवन का आज होगा उद्घाटन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जताई खुशी। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के निकट गुरुद्वारा बंगला साहिब लेन में स्थित झारखंड भवन की नई इमारत का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके को अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय बताया और कहा कि यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। रघुवर दास ने इस भवन की यात्रा को याद करते हुए कहा कि 18 जनवरी 2016 को उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस भवन का भूमि पूजन किया था। 5,606 स्क्वायर मीटर में फैले इस भवन में झारखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है, जो राज्य के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। भवन में झारखंड के लोगों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस नई इमारत का उद्घाटन झारखंड के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनें रद्द, देखें इस दिन नहीं चलेगी। बिलासपुर मंडल के खरसिया रायगढ़ रेलखंड के अंतर्गत भूपदेवपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ट्रेनें रद्द कर दी है, जिससे कि 2 ट्रेनें अलग अलग तारीख पर रद्द रहेगी। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 1700 दरभंगा सिकंदराबाद द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ 10 सितंबर 2024, 13 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024 एवं 20 सितंबर 2024 को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 1700 सिकंदराबाद दरभंगा द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ 10 सितंबर 2024, 14 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024 एवं 21 सितंबर 2024 को रद्द रहेगी।